नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें गणित से संबंधित छोटी छोटी चीजें या छोटे छोटे फॉर्मूलेज का यूज होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है वो है BODMAS वाला। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल होता तो बहुत स्टैंडर्ड वाला है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई छोटे से छोटा एग्जाम हो या कोई बड़े से बड़ा एग्जाम हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, एक कार्यालय में 1/3 महिला कर्मचारी हैं, इनमें से 1/2 महिलाएं विवाहित हैं तथा 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। फिर कहता है, यदि 3/4 पुरुष कर्मचारी विवाहित हों तथा विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हों तो कुल कर्मचारियों के किस भाग के बच्चे नहीं हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के अगर समझ पाए तो हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि कुल पुरुषों या कुल कर्मचारियों की संख्या जो है वो x माने और हम भिन्न निकाल के इनकी वैल्यू सॉल्व करें। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, जितने भी भिन्न दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे भिन्न जो दे रखे हैं वो है 1/3, 1/2, 1/3, फिर दे रखा है 3/4, फिर दे रखा है 2/3। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हर दे रखे हैं इन फ्रैक्शंस में, इन फ्रैक्शन जितने भी डिनोमिनेटर या जितने भी हर दे रखे हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 चौक 72, 72 216। तो ये जो 216 निकल के आई है इसको ही हम अपने कुल कर्मचारियों की संख्या मान लेंगे। तो कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, 216। और इसी 216 का प्रयोग करते हुए हम अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब हमें एक डायग्राम बनाना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 216, फिर हम इसको दो भागों में तोड़ेंगे। एक भाग में तो आएंगे पुरुष, एक भाग में आएंगे महिलाएं। तो ऊपर लिख लेते हैं हम पुरुष, पुरुष का मतलब क्या हो गया, मैरिड, मेल हो गया। नीचे लिखा है हमने महिला को इंग्लिश में डिनोट करते हैं F से, तो हमने यहाँ पे F लिख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की भाषा समझते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है कि 1/3 महिलाएं कर्मचारी हैं, तो कुल कितनी है, 216। 216 का अगर हम 1/3 निकाले तो कितनी महिला हो जाएंगी, अगर 216 का 1/3 भाग 216/3, ये तो हो गई हमारी कुल महिलाएं। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 72। तो हमारे पास में कितनी महिलाएं हो गई, 72 कर्मचारी हो गए ऐसे जो महिलाएं। अब कहता है कि इनमें से आधी महिलाएं, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो इनमें से आधी महिलाएं जो हैं वो विवाहित हैं। तो आधा कितना हो जाएगा, 72 का आधा हो गया 36। ये क्या हो जाएंगे, मैरिड, मैरिड को हमने डिनोट किया MA से। तो अनमैरिड कितनी रह जाएंगी, जब 72 में से 36 जो है वो मैरिड है तो 36 जो बची होंगी वो क्या हो जाएंगी, अविवाहित हो जाएंगी। फिर कहता है तथा 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। तो जितनी महिलाएं विवाहित हैं उनका 1/3 भाग ऐसा होगा जिनके पास बच्चे होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें के से मतलब डिनोट किया हमने किड्स, तो ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे हैं वो कितनी हो जाएंगी, 36 का 1/3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 कुल ऐसी महिलाएं होंगी जो विवाहित भी होंगी और जिनके बच्चे भी होंगे। तो ऐसी महिलाएं जो विवाहित तो हैं पर जिनके बच्चे नहीं है वो कितने हो जाएंगे, अगर इस 36 में से हमने 12 घटा दिया तो बची हुई संख्या जितनी होगी 24। ये ऐसी महिलाएं होंगी जो विवाहित तो हैं परंतु इनके कोई बच्चे नहीं है। अब हम चलते हैं पुरुषों की ओर, क्योंकि हम महिलाओं का जो जितना भी हमने लिखना था वो लिख चुके हैं। अब हम चलते हैं पुरुषों की ओर। तो पुरुष क्या कहता है,
सबसे पहले तो हम देखें कुल कितने पुरुष हैं। तो हमें पता है टोटल जो कर्मचारी हैं वो है 216। 216 में से 72 निकल चुके हैं जो कि महिलाएं हैं। तो बचे हुए कितना होगा, यहां से आ जाएगा 4 और यहां से कितना हो जाएगा 144। तो 144 क्या हो गए, 144 हो गए पुरुष। अब इन पुरुष में क्या कहता है, जो कुल पुरुष है उनका 3/4 पुरुष विवाहित हैं। तो इसका भी अगर हम 3/4 निकालें तो विवाहित क्या लिखेंगे, हमने लिखा MA। तो MA और यहां क्या हो जाएगा अनमेरिड, अनमेरिड को लिखेंगे हम U से। तो ऐसे पुरुष जो विवाहित हैं वो कितने हैं, वो हैं कुल पुरुषों की संख्या के 3/4। तो 144 का 3/4 अगर निकालें तो 3/4 करें किसका, 144 का, तो कितना आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड होगा, 4 या 12 और यहां बचेगा तो यहां आएगा 36। तो 36 दिया कितने निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 8 और 0। ये कुल 108 पुरुष ऐसे हुए जो कि विवाहित हैं। अब कहता है विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे ऐसा है जिनके पास बच्चे हैं। तो इसके भी 2 भाग करेंगे हम, एक ऐसा भाग करेंगे जिनके बच्चे हैं और एक ऐसा भाग करेंगे जिनके बच्चे नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ कितने थे, टोटल थे 108 पुरुष ऐसे थे जिनका विवाह हुआ था। तो इन पुरुषों का भी 2/3 भाग अगर निकालें तो इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 गुणा 36 कितना हो जाएगा 72। तो 72 ऐसे लोग पुरुष हुए जिनके बच्चे हैं। तो ऐसे पुरुष जो विवाहित तो हैं परंतु जिनके बच्चे नहीं है वो कितने हो जाएंगे, अगर हम 108 में से 72 घटाते हैं तो कितने बचेंगे 36। तो 36 ऐसे पुरुष हुए जो विवाहित तो हैं परंतु जिनके पास बच्चे नहीं है। फिर एक ऐसे पुरुष बचे होंगे जो विवाहित ही नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे अगर हम कुल पुरुषों की संख्या में से ऐसे पुरुषों की संख्या घटाते जो जिनका विवाह हो चुका है, तो हमें ऐसे पुरुषों की संख्या मिल जाएगी जो विवाहित नहीं है। तो हमने क्या किया, 144 में से 108 घटाया तो कितना बचेगा 36। तो 36 ऐसे पुरुष हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछता है कुल कर्मचारियों की संख्या बतानी है जिनके बच्चे नहीं है। तो बच्चे नहीं होने की 2 कंडीशन है कि वह कर्मचारी एक तो या तो विवाहित ना हो और अगर विवाहित है तो उसके बच्चे ना हो। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे चार्ट में से ऐसे कर्मचारियों की संख्या निकालनी होगी जो या तो विवाहित नहीं है या फिर अगर विवाहित है तो उनके बच्चे नहीं है। तो ऐसे कितने कर्मचारी हो सकते हैं, तो हमने देखा एक तो यहां से हमें अविवाहित पुरुष मिल जाएंगे, एक हमें ऐसे पुरुष मिल जाएंगे यहां से जो विवाहित तो हैं परंतु जिनकी कोई संतान नहीं है। फिर हम महिलाओं की तरफ आए तो महिलाओं में देखा 36 महिलाएं ऐसी हैं जिनका विवाह ही नहीं हुआ है और 24 महिलाएं ऐसी हैं जिनका विवाह तो हुआ परंतु उनकी कोई संतान नहीं है। तो हमें अगर ऐसे कर्मचारियों की संख्या बतानी है जिनके बच्चे नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन सभी जिन जिन संख्याओं पर मैंने अंडरलाइन किया है इन सबको जोड़ देंगे। तो कितने आ जाएंगे, 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 24 और कुल कितने कर्मचारी माने थे हमने माने थे 216। तो अगर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो हमें उन कर्मचारियों की संख्या मिल जाएगी या उन कर्मचारियों को भाग मिल जाएगा जिनके बच्चे नहीं है। तो इनको सॉल्व करने से कितना आएगा, 108 और 24 जोड़ा, 108 प्लस 24 और यहां कितना आ जाएगा 216। तो इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो यहां मिलेगा 132 और 216। फिर एक इसको हमें सरलतम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 से ये अंश और हर दोनों भाग चले जाएंगे तो हमारे पास में जो सरलतम भिन्न निकल के आएगा वो बनेगा 11/18। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11/18। अब हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किरण के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए वाले कुल 85 नोट हैं जिनकी कुल जो मूल्य है वो है 5,000 रुपए। तो इनमें से हमें 50 रुपए वाले कितने नोट है ये बताने हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास में कुल कितने नोट है, 85 नोट है। ठीक है, इन 85 नोट को हम 2 भागों में तोड़ेंगे।
एक वो नोट हो जाएंगे जो कि 50 की मूल्य के हैं, एक वो नोट हो जाएंगे जो कि 100 के मूल्य हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक तो पार्ट तोड़ लिया हमने एक्स, और एक बचेगा क्या फिर 85 माइनस एक्स। इस 85 को दो भागों में तोड़ दिया, एक भाग कर दिया हमने एक्स, दूसरा बचा हुआ जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा 85 माइनस एक्स। तो अब हम क्या कर देंगे, मान लीजिए एक्स जो है वो, या फिर हमें हमसे पूछता है 50 के नोट, तो एक्स जो हो जाएंगे वो 50 वाले मान लेंगे, ये संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्वांटिटी, और ये हो जाएगा डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब मूल्य। तो ये क्वांटिटी मान लीजिए एक्स, एक्स नोट है कितने रुपए के, 50 रुपए के, तो 85 माइनस एक्स कितने के हो जाएंगे, 100 रुपीज के। तो हमसे कुल मूल्य पूछता है, तो मूल्य का मतलब क्या ऐसे निकालते हैं हम, हमारे पास में कितने नोट हैं उनका गुणा हम मूल्य से कर रहे हैं। मतलब एक नोट अगर मान लीजिए 10 रुपए का है और हमारे पास में ऐसे 10 नोट है, तो हमारे पास में कुल कितने रुपए हो जाएंगे, 10 गुणा 10। ऐसे मान लीजिए हमारे पास में 20 के हमारे पास में 10 नोट है, तो हमारे पास में कुल मूल्य कितना हो जाएगा। अगर हम एक नोट का मूल्य जो है उसको नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास कुल मूल्य मिल जाता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कुल मूल्य निकालना है तो नोटों की संख्या जैसे एक्स है, एक्स का मल्टीप्लाई हम कर देंगे एक नोट के मूल्य के बराबर, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 50। प्लस हम क्या करेंगे, हमारे पास में 100 रुपए के कितने नोट हैं, 100 रुपए के 85 माइनस एक्स नोट है, तो हमारे पास में कुल मूल्य पता चल गया हमारा क्या आया, हमारा आया ये, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 5000 रुपए के बराबर। तो एक इक्वेशन बन गई एक्स में, इसको हमें सॉल्व करना है एक्स के लिए और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या निकल के आएगा 50x प्लस ये हो जाएगा 8500 माइनस 100x, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 5000 के। अब हम क्या करते हैं, x वाली जो वैल्यू है वो एक तरफ लिख लें और बिना x की जो वैल्यू है उनको एक तरफ लिखें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 50x माइनस 100x, इसकी वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी 5000 माइनस 8500, 8500। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हमें पता है 50x में से अगर यदि हम 100x माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 50x। और यहाँ पे जब हम 5000 में से 8500 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा हमें, माइनस का 3500। फिर हम देखेंगे क्योंकि दोनों तरफ माइनस माइनस लिखा हुआ था, इस माइनस से हम इस माइनस को घटा सकते हैं। और x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 3500 में से या 3500 में 50 का भाग दे देंगे, ये जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये कितनी बार चले जाएगा 70 बार। तो यहां से हमें x की वैल्यू 70 मिल गई है। इसका मतलब क्या हुआ, x हमने क्या माना था, x माना था हमने 50 के नोटों की संख्या, तो x की वैल्यू जो 70 आई वो क्या निकल के आई 50 के नोटों की संख्या। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है हमें, x ऑप्शन नंबर बी। अगर हमसे पूछता 100 के नोटों की संख्या तो हम क्या करते, 100 के नोटों की संख्या 85 माइनस एक्स न मानते हुए हम सीधे सीधे एक्स मानते। इससे ये फायदा होता है कि हमारी जो थोड़ी सी कैलकुलेशन और बची जाती है, क्योंकि अगर हम 50 के नोटों को एक्स के नाम मान करके 85 माइनस एक्स मानते हैं तो हमें पहले इक्वेशन जो लंबी होती है उसको और सोल्व करना पड़ता, उससे हमारा एक्स निकल गया था, फिर हमें उसमें से 85 में से घटाना होता। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने 50 के नोटों की संख्या एक्स मान ली और एक्स की वैल्यू निकाल करके हमने बता दी कि हमारे पास में जो 50 के नोट होंगे वो होंगे कुल 70। तो हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन 3 कहता है 16 पेन तथा 19 पेंसिलों का कुल मूल्य 134 रुपए है, जबकि 19 पेन तथा 16 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 रुपए है। तो एक पेन का मूल्य क्या होगा ये बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, मूल्य बताने के लिए पेन जो है हमारे, पेन की जो मूल्य, एक पेन का मूल्य मान लेंगे हम x, तो पेन का एक पेन का जो मानेंगे हम वो मान लेंगे x, ठीक है। और पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे हम कितना y। तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी, ये आएगी 16 इंटू एक्स प्लस 19 इंटू वाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 134 के।
ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा देखा हमने 19 पेन, 19 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई वाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 146 की। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से जिससे कि हमें एक पेन का मूल्य मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाए। तो अगर हम इनको देखें तो ये चीज पता चलेगी कि अगर हम यहाँ पे 16 देखें और यहाँ 19 देखें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा। एक बार हमने यहाँ देखा है 19 और 16, इसको जोड़ा तो हमें यहाँ पे भी 35 मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन है जहां पर मैं दो इक्वेशन दे रखी हूँ एक्स और वाई में, और उनके जो भी हमारे पास में कांस्टेंट होते हैं एक्स और वाई के, उनको जोड़ करके सेम वैल्यू आती, तो हम क्या करते हैं, एक बार उन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35x प्लस 35y, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0। यहां से क्या मिलेगा, 4 4 8 और 2 280। ठीक है, तो 35x प्लस 35y की वैल्यू क्या हो जाएगी 280, जिसको अगर हम आगे और सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 35 अगर हम इधर से कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा x प्लस वाई, 35 कॉमन ले ली तो बचेगा क्या बाहर ब्रैकेट में x प्लस वाई, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 280 के। तो इससे अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिलेगी, 280 डिवाइडेड बाय 35, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 8। तो 280 डिवाइड बाय 35 कितना होता है 8। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल गई हमें 8 मिल गई। अब क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, दूसरी इक्वेशन 2 माइनस 1 किया हमने, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटाई तो क्या मिलेगा, 19x में से 16x घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस क्या हो जाएगा, या प्लस करेंगे तो देखेंगे ये हो जाएगा 16y में से 19y घटाएंगे, 16y में से 19y घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते तो हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 16 माइनस 19 करेंगे, 16 माइनस 19 की वैल्यू हो जाएगी -3, तो -3 मैंने यहाँ लिख दिया -3, और ये हो जाएगा y, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 12 के बराबर। जहां से अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 12 के बराबर। जिसको और आगे सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 4 के बराबर। अब हमारे पास में एक तो आ रहा है x प्लस वाई और एक आ रहा है हमारे पास में x माइनस वाई, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, एक तो हो गया x प्लस वाई और एक हो गया x माइनस वाई। x प्लस वाई की वैल्यू है 8, x माइनस वाई की वैल्यू है 4। अब हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू। तो अगर हम इस इक्वेशन को जोड़ दें तो हमें दो यहां से x तो मिल जाएगा और y कट जाएगा, हमें चाहिए क्या, x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जब हमने जोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, x और x मिलकर के बन जाएंगे 2x, और ये प्लस का y और जब माइनस का y मिलेंगे तो यहाँ के ये दोनों आपस में काट देंगे एक दूसरे को, तो ये 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 8 और 4 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में जो एक पेन होगा वो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x रुपए हो जाएगा। ये एक पेन का मूल्य x रुपए है और पेंसिल का मूल्य है y रुपए, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास में 6 रुपए। तो एक पेन का मूल्य क्या हो गया 6 रुपए हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं। इन तीनों ही क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, बल्कि कंसेप्ट यूज हुआ है जो कि हम अपने छोटी क्लासों से सीखते हुए आ रहे हैं। इस चैप्टर से संबंधित और भी अलग प्रकार के क्वेश्चन है जो मैं आपको अगले वीडियोस में आपके सामने दिखाता रहूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इस चैप्टर से संबंधित कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।